हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स ईयरली मैगजीन आपकी आई दृष्टि की आई हुई है, उसी के हम लोग हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस पूरे टॉपिक के क्लास को कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने लगभग 12-13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट के कुछ जो टॉपिक बच रहे हैं मिसलेनियस वाले, हम उसी की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसके बाद स्पोर्ट्स को कवर कर लेंगे और जहां आपकी पूरी 1 ईयर की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी। तो देखिए, ये हमारा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कुछ अलग-अलग प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, जिसकी मैं बात करता हूं कि यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, उसके कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। अगर आप स्पेशली प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं तो आप परिणाम शॉर्ट नोट्स के साथ जा सकते हो, जो घटना चक्र के होते हैं। प्रीलिम्स या मेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो तपस्या नोट्स के साथ जा सकते हो। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हो, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल, तो आप लक्ष्य भेद श्रेणी के साथ जा सकते हो। इन सभी को आप हमारे इस व्हाट्सएप टीम पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है कि इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, मैसेज करिएगा। कॉल वगैरह का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है या तो कॉल लगती भी नहीं है, ठीक है। तो मैसेज अगर आप करेंगे तो आपको विद इन 1 आवर के अंदर आपको रिप्लाई हमारी टीम इस नंबर पर दे देगी। वहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग आई दृष्टि की घटनाचक पीडीएफ के बारे में भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, इससे पहले हम लोगों ने अवार्ड्स वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए थे, नेशनल पर्सनालिटी, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ हमने कवर कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो ऑपरेशन या अभियान से शुरू होगा, क्योंकि यही हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है अभ्यास टाइगर कला या अभ्यास टाइगर कला, जो 2025 में हुई। अब होता क्या है, ऐसे में जो प्रश्न आते हैं, वन लाइनर प्रश्न, आपके यूपी पीसीएस जो पूछता है वो इसी तरीके के छोटे छोटे पॉइंट से ही उठाकर पूछता है। तो सबसे पहले देखेंगे 26 मई 10 जून के बीच भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का पहला संस्करण शुरू किया गया। अब देखो, पहला संस्करण है तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या आपको पता है कि नहीं। तो अभ्यास टाइगर तो हमें पता है कि यूएस के साथ होता है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जो किया था वो वायुसेना ने किया, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना ने किया। नेक्स्ट है अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच त्रिसेवा एकीकृत बहु क्षेत्रीय युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था 25 से 27 मार्च 2025 को। कहने का मतलब है कि जो अभ्यास प्रचंड है वो किसी अन्य देशों के साथ नहीं, बल्कि भारत की जो जितने भी सीमा बल हैं, सशस्त्र बल हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, आर्मी हो, नौशस्त्र हो, नौसेना हो, सभी का आपस में क्या होगा, इंटीग्रेटेड एक प्रैक्टिस थी, एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको आप कह सकते हो। तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, कैसे हमें अपनी किसान को या अपनी कृषि को संकल्पित करना है, यानी विकसित करना है, उसके लिए संकल्प अभियान शुरू किया गया, जो 29 मई से लेकर 12 जून 2025 तक देश भर में आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से हम 150 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंच को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इस अभियान को शुरू किया गया था पूरी ओडिशा से। अब ये भारत के स्तर पर है, ये अभियान केवल ओडिशा राज्य का नहीं, इसकी शुरुआत मोदी जी ने ओडिशा में की थी। आगे देखते हैं मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास 2025 कहां पर आयोजित हुआ, जो मानवीय सहायता और राहत आपदा करेगी, मतलब आपदा से राहत मिलेगी। 4 से 10 मई 2025 को भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य एक आयोजित किया गया। तो ध्यान देना कि भारत के साथ साथ कौन सा देश इसमें इंक्लूड हो रहा है, मालदीव। और माफिलापुसी एटोल मालदीव में ये आयोजित किया गया था, भारत में नहीं मालदीव में आयोजित किया गया था। अभ्यास सी ड्रैगन हमेशा आपके यूएस के साथ होता है, तो यूएस नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास था और ये गुआम तट जो यूएसए का वहां पे आयोजित हुआ। इसमें कई सारे जो देश शामिल हुए, तो सामान्यतः आप कह सकते हो कि इसमें वही देश शामिल हुए जो आपके क्वाड से संबंधित है, बस एक दक्षिण कोरिया को छोड़ के। तो भारत, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया। इवन कि दक्षिण कोरिया की जगह अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लेता हूं या इसको भी हटा के, तो मालाबार एक्सरसाइज भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। तो अभ्यास सी ड्रैगन कहां पर हुआ मेरे भाई, यूएस नेवी के द्वारा किया गया, जो मल्टी नेशनल या मल्टी नेशन पनडुब्बी रोधी अभ्यास है ये, और ये आपके गुआम में आयोजित हुआ, भारत भी इसमें शामिल हुआ। अभ्यास डेजर्ट हंट की बात करें, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, तो एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा जोधपुर में आयोजित किया गया। कहां पर, जोधपुर में। डेजर्ट का मतलब ही हो गया रेगिस्तान, तो वहीं कहीं पे होगा। आगे देखते हैं सागर कवच। देखो ये सभी क्या है ना, अब आप सोचोगे सर हमें डिटेल में पढ़ाइए, तो डिटेल में पढ़ाने के लिए भाई मैंने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर रखी है। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, सारे टॉपिक मैंने कवर किए वहाँ पे। अभी जो 2 महीने की करंट और आनी बाकी है, जिसमें आपका जुलाई और अगस्त इंक्लूड होगा, वो भी मैं आपको करा दूंगा जैसी मैगजीन आ जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में मैगजीन आने वाली है, फिर मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा।
तब तक आप इसे पूरा तैयार करिए। सागर कवच 2025 की बात करें तो तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये, क्योंकि सागर कवच का मतलब ही हो गया कि भाई सागर की सुरक्षा की जाएगी। तो भारत की जो तटीय अभ्यास है, तो तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अभ्यास कोमोडो 2025, तो ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया कोमोडो के नाम से। आगे देखते हैं ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3, ये आपके यूएई के द्वारा अभियान के तहत जो है कि यूएई द्वारा अभियान के तहत राहत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि गाजा युद्ध विराम के बाद शुरू हुई। मतलब कि जो गाजा का युद्ध विराम हुआ उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो है कि राहत कार्यक्रम के रूप में यूएई ने शुरू किया। किसने शुरू किया? यूएई ने। क्या है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3। अब और देखते हैं SAREX फॉर एक्सरसाइज 2024, भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कोच्चि केरल में ये आयोजित हुआ है। बाल विवाह मुक्त अभियान, बहुत अच्छा जो है कि ये मिशन है, जिसको केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा न्यू दिल्ली में शुभारंभ किया गया। और बाल विवाह एक कुप्रथा है जिसको समाप्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया गया है। तो कहां पर इसकी शुरुआत की गई मेरे भाई? नई दिल्ली में शुरुआत की गई। अब इसी तरीके से सी विजिल अगर आप देखोगे, देखो प्रति 2 वर्षों में होने वाला जो देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है, ये सी विजिल 20 से 21 नवंबर के बीच 2024 में हुआ था। 2024 का हर 2 साल पे होता है। और सबसे बड़ा जो है कि कोस्टल जो रीजन होते हैं, जो कि तटीय रक्षा होती है, उसका अभ्यास है। विन बैक्स की बात करेंगे तो भैया विन का मतलब हो गया, वी से हो गया वियतनाम और आई से हो गया इंडिया या IN, और इसमें आपका एक्सरसाइज हो गया। तो भारत वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5th संस्करण है ये, और अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया। कहां पे? अंबाला में, और चंडी मंदिर जो हरियाणा में, वहां पर आयोजित किया गया। वज्र प्रहार की बात करेंगे तो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया नवंबर 2024 में अमेरिका में। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2024 भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच हिंद महासागर में आयोजित किया गया। विध्वंसक INS दिल्ली इसमें शामिल हुआ था। अब आप कहोगे सर हम इतने सारे फैक्ट को कैसे याद करें? भाई देखो, मिसलेनियस का काम ही ये होता है कि आपको पूरा का पूरा फैक्ट की बमबारी कर देना। मतलब इतने ज्यादा तथ्य होते हैं, इतने तथ्य होते हैं कि आपको रटते रटते परेशान हो जाओगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, मिसलेनियस से पूछ भी लेता है आयोग। इसीलिए मिसलेनियस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसको आप समय से पहले, अभी भी आपके पास 25 दिन है और लगभग जो है कि 1 से 2 दिन में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी भी आप 20 से 22 दिन में इसको बार बार रिवीजन करके इसको तैयार कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार की बात करें तो भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया 8 से 18 अक्टूबर 2024 को। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, इसमें क्वाड देशों के मध्य मालाबार अभ्यास होता है। अभ्यास 1 की बात करें तो एकीकृत आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी चेन्नई में हुआ। कहां पर? तमिलनाडु में। और यह NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के बीच आयोजित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन थे, और भी मैंने जो है कि इसमें शॉर्ट लिस्टेड कर रखे हैं, जो अभी आगे के प्रिंटेड नोट्स होंगे उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे कुछ आयोग या समितियां गठित की गई, किस किस काम के लिए की गई, तो उसके अध्यक्ष कौन है, उनके क्या रिपोर्ट्स आई, सिफारिश आई। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एम्स के आधुनिकीकरण को लेकर नीति आयोग के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एम्स हैं संचालित हो रहे हैं, उनको आधुनिक किया जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए, उसमें जो भी नई नई हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ इक्विपमेंट की जो जरूरत है, मेडिकल इक्विपमेंट की, उसको एस्टैब्लिश करने पे एक कमेटी बनाई गई है नीति आयोग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? नीति आयोग के सदस्य VK पॉल। इनका आपने नाम भी सुना होगा, यही अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी। तो अब प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा गठित एम्स आधुनिकीकरण के लिए जो कमेटी गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के सदस्य VK पॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट, तो यहां पर IFSCA के अध्यक्ष के राजारमन को सौंपी गई है जुलाई 2024 में। इस समिति का गठन दिसंबर 2023 में ध्रुव पुरस्कार की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बात करते हैं अगर हम कि सुधार साध्यता सूचकांक रिपोर्ट। अब सुधार साध्यता सूचकांक रिपोर्ट 3 मई 2025 को समिति ने रिपोर्ट उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे को सौंपी है और सिफारिश की कि पैकेज्ड उत्पादों एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर QR कोड प्रदर्शित करें, जिससे उपभोक्ता को जानकारी हो। दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी जो है कि रिपोर्ट दी गई है। इस सूचकांक रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो भी पैकेज्ड आइटम होते हैं उस पर QR होना चाहिए और उस QR में उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। इसी तरीके से जो ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जो भी आप
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, वहां पर जो भी प्रोडक्ट को सेल किया था, चाहे वो फूड आइटम हो चाहे किसी भी, हालांकि इन्होंने पैकेज उत्पादों की बात की, तो पैकेज में आपका फूड आइटम के साथ साथ डेली रूटीन में यूज आइटम भी आते हैं। तो उस पर क्यूआर कोड होना चाहिए, जिससे कस्टमर क्या करे, उसे परचेस करने से पहले उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पूरी डिटेल को आसान भाषा में समझ सके वहां पे। तो ये बेहतर होगा कि कस्टमर अपने बेहतर ऑप्शंस के साथ चॉइस कर सकता है कि मुझे क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि पूरे घटना चक्र आई दृष्टि को जब तैयार किया जा रहा था, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमारी नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इसे जरूर करा दीजिएगा, तो हमने इसको मेंशन किया है। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न बना नहीं था, अगर आगे बनने की संभावना होगी तो इस संभावना को भी हम खत्म करते हुए इसको मेंशन कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में लॉ युग की बात हुई, अभी जो है कि लॉ युग के प्रमाण मिले तमिलनाडु में। क्या प्रमाण है? विभिन्न पुरातात्विक जांचों से प्राप्त होता है कि तमिलनाडु में लॉ युग की जो प्राचीनता है वो 2953 ईसा पूर्व से लेकर 3345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखी गई है। तो कहां से कहां तक रखी गई? 2953 से लेकर 3345 तक, कि इस दौरान तमिलनाडु में लॉ युग का विकास हो चुका था। हम लोगों ने सामान्यतः लॉ युग कब पढ़ते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब महाजनपद का काल आता है, वैदिक पीरियड खत्म हो रहा होता है, महाजनपद धीरे धीरे गठित हो रहे होते हैं, मगध होता है, काशी होता है, वत्स होता है, चेदी होता है, ये सभी होते हैं। इसी समय हमने लॉ युग का प्रारंभ भी देखा था। तो प्राचीन काल में तमिलनाडु में भी लॉ युग का ये पीरियड बताया गया। तमिलनाडु में लौह युग या लौह धातु की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही में मानी गई है। और अभी हमने क्या कहा, इससे पहले ही हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रखी है। यह खोज तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में शिवंगई लाई स्थल पर हुई है। तमिलनाडु को लौह उपयोग एवं धातु विज्ञान में सबसे प्राचीनता प्रदान कर दी गई है। और इसके साथ एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया, एंटीक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डाटा फ्रॉम तमिलनाडु। ये एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार बताया गया कि तमिलनाडु में लौह उपयोग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में शुरू हो चुकी थी और जो 2953 ईस्वी तक चलती है, लगभग 400 वर्ष तक ये चलती है। और एक और टॉपिक है मिशन मौसम, हालांकि इसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था छोटे सिनॉप्सिस में। 11 सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में इस मिशन को मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि इस मिशन को शुरू करने के लिए जो हमारा बजट था 2024-25 का, उसी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इसको शुरू किया था। और ये 2 ईयर्स प्रोग्राम है, जिस 2 ईयर्स प्रोग्राम के लिए इसमें 2000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय किया गया है। तो 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको कार्यान्वित किया गया है। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे NSIL GSAT N2 मिशन, यानी कि एक मिशन है इसरो का। 19 नवंबर 2024 को NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा GSAT N2 या GSAT 20 नामक एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण किया गया। यह एक आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह है, जिसमें KA बैंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस बैंड का प्रयोग किया गया? KA। और NSIL ने इसरो के माध्यम से इस उपग्रह का निर्माण किया है। मिशन की अवधि 14 वर्ष है। GST मतलब कि GSAT या GSAT भी कह सकते हो, N2 पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान जो कनेक्टिविटी होती है इसको बढ़ाया जाएगा। और NSIL कौन सी है? ये इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है जो कमर्शियल मैनेजमेंट को देखती है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को मैंने क्या किया था, बुक में ही हाईलाइट कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो बुक आई थी ये RO एग्जाम जो 27 जुलाई को था उससे पहले ही आ गई थी, जिसमें 15 जून तक का पूरा करंट अफेयर्स इंक्लूड था। और हमारे ऊपर भी आप लोगों का बहुत सारा दबाव था और आप लोगों का सपोर्ट भी था कि सर जल्दी से जल्दी इसके शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर दीजिए। तो ऐसे में हमने क्या किया कि शॉर्ट नोट्स लगभग सभी सेक्शन के बना दिए थे, केवल स्पोर्ट्स के बचे हुए थे। और लास्ट के कुछ ऐसे टॉपिक थे जो डायरेक्टली आपको 1 लाइनर के ही थे, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसको चाहे किताब से पढ़ लो चाहे हमारे लिखे हुए द्वारा पढ़ लो, बात एक ही थी। तो इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स को क्या किया, PDF के तौर पे पीछे इंक्लूड कर दिया, मर्ज कर दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैंने जिन जिन टॉपिक को हाईलाइट किया था ना, वहां से ही इस बार RO की करंट अफेयर्स में प्रश्न डायरेक्ट आए हुए थे। अब ये मत कहना कि सर ये तो जो है कि आपने अभी मर्ज कर देंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिन्होंने इस PDF को परचेस किया था RO के एग्जाम से पहले, उनके खुद फोन आए थे, इवन कि मैंने खुद पेपर दिया तो मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन वही थे जो हमने हाईलाइट किए थे। और ये केवल एक तुक्का मात्र नहीं होता है, क्योंकि हम पिछले 4 सालों से करंट अफेयर्स को लेकर पढ़ा रहे हैं। आई दृष्टि के शॉर्ट नोट्स में पिछले 3 सालों से बना रहा हूं, जिसमें लगातार 70 to 80% का जो है कि मैं रेशियो रखता हूं कि हाँ इतने टॉपिक तो एटलीस्ट फंसेंगे ही फंसेंगे, अगर ढंग से मैगजीन से क्वेश्चन आ गया तो। चलो अच्छा, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। यहाँ पर कुछ और भी विधेयक हैं, जैसे बैंक कार्य विधियां संशोधन अधिनियम 2025। क्या है इस अधिनियम के बारे में? देखो,
थोड़ा सा मैं इसे जूम कहता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई 15 अप्रैल 2025 को। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैंककारी विधियां किस प्रकार की विधियां हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई अधिनियम 1934, बैंककारी रेगुलेशन एक्ट जो है कि 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंककारी कंपनी उपक्रम अर्जन का अंतरण 1970 और 1980 में संशोधन किया गया। अर्थात ये 5 अलग अलग अधिनियमों में संशोधन करता है ये अधिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही बन सकता है, क्या क्या बन सकता है कि भैया आरबीआई एक्ट 1934 में चेंजेस हो रहे हैं, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंजेस हो रहे हैं, एसबीआई बैंक जो है कि एक्ट 1955 में चेंजेस हो रहे हैं, और 1970 और 1980 इन दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पहली बात समझते हैं। देखो, इस अधिनियम में बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए मौजूदा विकल्पों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान कर दिया गया है। यानी इस अधिनियम में जो बैंक खाते में नामांकित जो व्यक्ति हैं उनके मौजूदा विकल्पों की संख्या को 1 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 4 कर दिए गए हैं। दूसरा, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में नगद आरक्षित गणना के लिए पखवाड़े की परिभाषा को संशोधित किया गया है, और सहकारी बैंकों के जो निदेशक होते हैं उनके कार्यकाल को 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। तो 4 मेजर चेंजेस किए गए। पहली कि जो नगद आरक्षित गणना होती है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की जो काउंटिंग होती है उसको पखवाड़े की जो परिभाषा थी 15 दिन की, उसको चेंज किया गया। फिर सहकारी बैंकों में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा के क्या किया, 8 से 10 वर्ष कर दिया गया। तो ये 2 बड़े चेंजेस किए गए। और एक कि अब बैंक खाते में जो नामांकित व्यक्ति थे, जो नॉमिनी थे, वहां पे 1 ना होकर हम 4 लगा सकते हैं। अभी तक 1 नॉमिनी होते थे, अब 4 कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, रेल संशोधन अधिनियम 2025। इसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 29 मार्च 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये क्या क्या चेंजेस करेगा, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त कर रहा है। पहली चीज ध्यान रखना, ये रेलवे बोर्ड अधिनियम वही वाला है, अगर आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि जो लॉर्ड कर्जन महोदय लेकर आए थे। कौन लेकर आया था, लॉर्ड कर्जन, जो 1905 में एक लेकर आए थे रेलवे एक्ट, उसी को निरस्त करेगा। और इसके स्थान पर रेलवे अधिनियम 1989 में रेलवे बोर्ड के गठन संरचना संबंधित प्रावधानों को समाहित करना है। बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि भैया रेलवे संशोधन अधिनियम जो 2025 लाया है, उसने लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाए गए भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त किया, और 1989 आजादी के बाद जो हमारा भारतीय रेलवे अधिनियम है उसमें रेलवे बोर्ड का कैसे गठन होगा, कैसे उसकी संरचना होगी, इसके प्रावधानों को इंक्लूड कर दिया है। राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे गौर से कि रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी प्रदान करने हेतु एक नया अध्याय 1 का सम्मिलित कर दिया गया कि अब रेलवे बोर्ड क्या हो जाएगा, एक कानूनी बॉडी हो जाएगी। और देखते हैं, तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना मेरे भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भारत में क्रूड ऑयल वगैरह जो रिजर्व है उनकी लगातार नई नई रिसर्च हो रही है, नए नए जो है कि उसको खोजे जा रहे हैं, माइनिंग्स की जा रही है। तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा मंजूरी दी गई 28 मार्च 2025 को। यह अधिनियम तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। यानी जो पहले से आज़ादी के बाद जो हमने 1948 में एक्ट बनाया था उसमें अब चेंजेस किया जा रहा है। क्या चेंजेस होगा कि खनिज तेलों का परिभाषा का विस्तार किया जाएगा। यानी अभी तक जो क्रूड ऑयल में हम लोग पेट्रोल को, डीजल को, कच्चे तेल को काउंट करते थे, अब इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कोल बेड मीथेन होंगे, सेल गैस तेल भी होंगे। यानी इन तीनों को भी अब शामिल किया जाएगा। तो ध्यान से समझो, खनिज तेल की परिभाषा इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको विस्तार कर रहे हैं, और इसमें नए 3 जो है कि पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स को भी खनिज तेल माना जाएगा, कोल बेड मीथेन को भी माना जाएगा, और सेल गैस या तेल को भी माना जाएगा। साथ ही साथ इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि कोयला और लिग्नाइट या हीलियम खनिज तेलों में अब शामिल नहीं है। तो स्टेटमेंट बन सकता है कि अभी हाल ही में संशोधन करके क्या हीलियम को खनिज तेल में डाला गया? नहीं, हीलियम गैस के रूप में, कोयला और लिग्नाइट अलग हो जाएंगे। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पट्टे के खनिज तेलों से संबंधित गतिविधियां करता है तो उस पे 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना जुर्माना लग सकता है मेरे भाई? 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति ऐसी माइनिंग कर रहा है जिसने कोई लीगल तरीके से सरकार से कोई पट्टा नहीं लिया है उस पे। बात समझ में आ गई? तो ये 4 मेजर पॉइंट है जो आपको याद रख लेने हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो एन बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के बाद आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया और इस तरह से 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा और देश का ये ऐसा राज्य बन गया जहां अब तक सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, सबसे अधिक। और दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है जहां पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो पंजाब में
1951 में लगा था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे राष्ट्रपति थे भारत के, और उस समय एक पेप्सू नाम का एक केस आया हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटी में, तो इसी दौरान आपका राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। अब आगे चलते हैं, और कोई अधिनियम है तो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा एक विधेयक भी पारित किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया कि जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए इस तरीके, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ प्रमुख दिवस, सप्ताह या फिर वर्ष। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, मैं अगर इनको नोट्स में लिखता तो सेम टू सेम लिखता, इसमें कोई कट तो कर नहीं सकते थे, कोई छोटा या सिनॉप्सिस तो बना नहीं सकते थे। आपको डेट भी याद करनी है, टॉपिक भी याद होना चाहिए, थीम भी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसी में हाईलाइट किया है। तो थोड़ा बड़ा कर रखा है मैंने ताकि आपको दिख सके। क्या है सबसे पहले देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, क्योंकि हम लोग उल्टा चलेंगे ना करंट अफेयर से, तो 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ। थीम क्या थी इसकी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए हमें योग करना है, तो ऐसी थीम पूछी जा सकती है। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करेंगे, 20 जून की विश्व शरणार्थी दिवस, क्योंकि इस समय शरणार्थियों का क्राइसिस वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राइसिस उभर के आ रहा है। ये केवल आप रोहिंग्याई क्राइसिस कोई मत देखिए कि रोहिंग्या शरणार्थी है, आप इजराइल और जो इराक में जो युद्ध हुए, गाजा में युद्ध हुए, जो फलस्तीन का युद्ध हुआ, या फिर यूक्रेन और रूस का वॉर देख लीजिए, अभी नेपाल के क्राइसिस देख लीजिए, श्रीलंका का देखिए, बांग्लादेश तख्ता पलट देखिए, ऐसे बहुत सारे दुनिया में केसेस हो रहे हैं जहां पे शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजी, यानी कि रेफ्यूजी के साथ जो है कि अच्छा व्यवहार करना, तो ये जो है विश्व शरणार्थी दिवस हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून 2025 को सेलिब्रेट होता है। रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, यानी अपनी भूमि को हमें रीस्टोर करना है, जो मरुस्थल बन चुके हैं उन्हें दोबारा क्या करना है, एक उपजाऊ मृदा में कन्वर्ट करना है, और अपॉर्चुनिटी को जो है कि ओपन करना, अनलॉक करिए उस अपॉर्चुनिटी को। आगे देखते हैं, वैश्विक पवन दिवस, तो भाई ग्लोबल विंड डे कह सकते हैं, 15 जून 2025 को। पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये देखो इंडिया के तहत जो है कि इसकी थीम रखी गई है। इस अवसर पर भारत सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया है। फिर यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं। अगर आप देखोगे, कर्नाटक ने 1331.48 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया है। फिर दूसरा तमिलनाडु, जिसने 1136.37 मेगावाट, और गुजरात 954 के साथ स्थान हासिल किया। तो अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है पवन ऊर्जा का, वो क्या है कि कर्नाटक में सबसे अधिक विंड एनर्जी हो रही है, फिर तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है और गुजरात थर्ड नंबर पे आता है। हालांकि वैश्विक स्तर पे जो विंड एनर्जी का जो सूचकांक था, वहां पे मैंने आपको पढ़ा रखा है IR के अंतर्गत। विश्व रक्तदाता दिवस की बात करेंगे, 14 जून 2025 को। रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं, मतलब कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब यहां पर और नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, 7 जून 2025। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, मतलब फूड सेफ्टी के लिए हम विज्ञान को जो है कि क्रिया में लेकर आएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2025। प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है इस बार की थीम? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई 2025 को। ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन, मतलब ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, 29 मई 2025 को। शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई 2025। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये हो जाएगा आपका हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर और देखते हैं, आयुर्वेद दिवस की बात करें तो 13 मई 2025 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि आयुर्वेद दिवस ये वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। तो 13 मई को भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि अब भारत में प्रतिवर्ष हम 23 सितंबर को क्या करेंगे, इस दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो हो सकता है मेरे भाई ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बन सकता है। 23 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना में जो है कि इसको दे दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं विश्व नहीं, हाँ इसको देख सकते हो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 मई 2025। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर के माह में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब? मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को। साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर समुदाय बनाना। नेक्स्ट है आपका विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, 26 अप्रैल 2025 को। IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। फिर नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल 2025। मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट।
विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2025, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी हमारी पावर, यानी आवर पावर आवर प्लैनेट। विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल 2025 को, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत इकोमॉस की 60 वर्षों की कार्रवाई से तैयारी और सीख ले। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025, ये पिछली बार पूछा भी गया था। हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यानी हेल्दी हम शुरुआत करेंगे तो होपफुल जो है कि आशावादी हमारा भविष्य भी होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2025, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी रोग की बात करें तो 24 मार्च 2025 को होता है। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, यानी हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता है हमारी, इसके लिए हम इसमें निवेश करेंगे और परिणामी प्रयास भी करते रहेंगे जब तक हमें बेहतर परिणाम न मिल जाए। विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च 2025 को ग्लेशियर संरक्षण यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका थीम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2025 को, वन और भोजन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2025 को, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 यानी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। 7वां जन औषधि दिवस 7 मार्च 2025 को, दाम कम दवाई उत्तम, अर्थात कि जो जन औषधि दिवस जो भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है इसकी थीम रखी गई है कि दाम कम होना चाहिए और दवाई उत्तम होनी चाहिए, जो जेनरिक दवाइयों में भी आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 को है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। अगर आप यही वाली थीम्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट डेट है, अगर आप इन्हें भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आपका ये प्रश्न सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें 28 फरवरी 2025, हालांकि हर साल होता है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, अर्थात विकसित भारत के लिए जरूरी है कि हम साइंस एंड इनोवेशन में ग्लोबल लीडरशिप चाहते हैं तो भारतीय युवाओं को सशक्त बनाएं। इसमें वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी 2025, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि होगी। और आगे देखते हैं यहाँ पे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2025, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी 2025, साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 को, वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच होनी चाहिए। पहली बार जो है कि वर्ल्ड के स्तर पे विश्व ध्यान दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये 21 दिसंबर 2024 को होगा। वैश्विक शांति सद्भाव के लिए ध्यान, अभी मैंने आपको बताया था 23 सितंबर का, ठीक है, जन औषध वाले के लिए बताया था, और एक ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो 18 दिसंबर 2024, ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रेस्पेक्टिव देयर राइट्स, यानी हम उनके योगदान को भी जो है कि कंट्रीब्यूट को भी जो है कि सम्मान करें, साथ ही साथ उनके अधिकारों की भी वकालत करनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं अगर कुछ और ऐसा है तो यहाँ पर देखते हैं, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2024, टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। कितनी अच्छी थीम है कि एक टॉयलेट्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पीस मिलती है, शांति। 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आगे देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2024 को, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर 2024 को है, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2024, ध्यान देना भारत में तो 5 सितंबर होता है लेकिन विश्व में 5 अक्टूबर होता है, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 को, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024, पर्यटन और शांति। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2024, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2024, शांति की संस्कृति का विकास, यानी कि कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2024, रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार, अर्थात इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, और स्लोगन है इसका गेट इट राइट मेक इट सेफ। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व ओजोन दिवस जिसे कहते हैं 16 सितंबर 2024। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अब दिमाग में मत ये रखना कि सर कल 16 सितंबर है, ठीक है, और हम यहाँ की इसकी थीम पहले से याद कर लें। तो देखो अगर एग्जामिनर ने पहले ही पेपर बनाया होगा, अगस्त में जनरल की जो है कि बन जाता है सितंबर के फर्स्ट वीक में पहले ही, तो अगर पहले से अनाउंस होगी थीम तब तो पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर 2025 की थीम को जरूर रिकॉग्नाइज करिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पूछता तो कोई इशू नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2024, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2024, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त 2024, यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अब जरा कमेंट करके बताना कि यूपी में मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है, मतलब स्टेडियम, वो कहाँ पर बना है। विश्व जल दिवस 25 से 29 अगस्त का हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 से पहली बार किया गया, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को जो है कि चंद्रमा ने क्या किया, मतलब हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है, और इसी दिन को हमने क्या किया, नेशनल स्पेस डे इस रूप में सेलिब्रेट किया। तो टचिंग लीव्स वाइल टचिंग द मून से इंडियाज स्पेस सागा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करें 28 जुलाई 2024, इट्स टाइम फॉर एक्शन। और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई 2024, सतत विकास के लिए शतरंज। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2024, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। फिर विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो 11 जुलाई 2024, ये डेट इंपॉर्टेंट है। टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, मतलब कि किसी को भी पीछे हमें नहीं छोड़ना है, सभी की गिनती हमें करनी है विश्व जनसंख्या दिवस पर। एक नया टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो 6 जुलाई 2024 को हुआ। प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। सहकारिताएं सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हुई हैं जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पुस्तकों में। अब देखो, मैंने जो पुस्तकें लगा रखी है जरूरी नहीं है कि वो पूछ ही ले, हो सकता है जो पुस्तकें छोड़ रखी हो वो पूछ ले। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपके पास पीडीएफ हो या बुक हो तो कोशिश करिए पूरी पढ़ लीजिए, नहीं तो मैक्सिमम ऐसी पुस्तकें तो जरूर पढ़नी पड़ेंगी ना जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा हो, या जो है कि उसके राइटर कोई बहुत चर्चित पर्सनैलिटी रही हो, तभी तो पुस्तक पूछी जाएगी। तो एक तो ये लॉजिक से हमने हाईलाइट किया। दूसरा, पुराने पेपर्स में किस तरीके के समय में कैसे करंट को दिमाग में रख के पुस्तकों को पूछा गया, तो हमने उसको भी ध्यान में रख के टिक लगा रखे हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर फिर स्पोर्ट्स आ जाएगा जो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, तो आज हम लोग केवल बुक्स वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये जेसिंडा अर्डन ने लिखा है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर यानी कि शक्ति के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप की पूरे 5000 साल के जो इतिहास है उसके बारे में लिखा गया आंद्रे दुस्के ने। फिर इसके बाद कहेंगे टाटा और कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, मार्गन विट्जेल। अब जैसे रतन टाटा जी का देहांत हो गया तो ये माना भी जाता है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है कि टाटा कंपनी सबसे ब्रांड वैल्यू की कंपनी है। इसलिए नहीं कि पैसे अधिक हैं उसके बाद, इसलिए क्योंकि वो लोगों के साथ भरोसा बनाती है, अपना विश्वास बनाती है, और इस वजह से टाटा पहली पसंद होती है लोगों की। ठीक है, तो टाटा कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास है मॉर्गन विट्जेल। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, यानी इंदिरा गांधी और उनके द्वारा या उनके समय में जो ट्रांसफॉर्म किया गया इंडिया को, इसके लिए पुस्तक लिखी श्रीनाथ राघवन ने। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय ने लिखी है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें किंग ऑफ एसेज, क्या है किंग ऑफ एसेज की बात करें तो एस ए कॉस्बी हो गया। फिर यहाँ पे फियरलेस, ये किसने लिखी है, लॉरेन रॉबर्ट्स ने लिखी है। एप्पल इन चाइना, द कैप्चर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी, पैट्रिक मॉर्गी। ग्रेट ब्लैक होप, रॉब फ्रैंकलिन। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, यानी कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये शिखर धवन ने लिखी है। अब ये मत सोचना कि सर ये फॉरेनर राइटर्स कई सारे हैं तो क्या इनकी पुस्तकें पूछेगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, और पूछता भी है। पुराने पेपर में आप देखो ना, आप सोचते हो इंडियन राइटर की पूछेगा, नहीं, पुराने की उठा के देख लो, सब पूछ लेता है वो, विदेशियों की। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी है। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। हार्ट लैम्प, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्ट लैम्प, बानू मुस्ताक की है ये। द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, गांधी। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, यानी कि कोर्ट रूम के अलावा, द रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, फली एंड नरीमन। ठीक है, फली एस नरीमन साहब ने लिखी है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये बहुत फेमस पुस्तक हो गई थी बिल गेट्स की। ठीक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाते हैं, एनजीओ। मीडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज, स्टीव फुलर ने लिखी है। लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले ने लिखी है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी जी ने लिखी है। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत जी ने लिखी। जब G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली थी, अध्यक्षता 2023 में, तो उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपा मलिक जी ने लिखी है, जो कि ओलंपियन भी हैं।
तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है दीपा मलिक की है। फिर लिख रहा है व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र, यानी हिंदू राष्ट्र क्या है, सीताराम येचुरी साहब ने लिखी है। द फाइट फॉर द रिपब्लिक, सीताराम येचुरी ने ही लिखी है। और रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया साइंस, ये भी सीताराम येचुरी की है। तीनों ही ये पुस्तक सीताराम येचुरी साहब की है। कौन देश को वासी, बेड़ू की डायरी, सूर्य बालाजी ने लिखी है। शताब्दी के झरोखे से, रामचंद्र गुहा साहब ने लिखी है। एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कह सकते हो इंडियन हिस्टोरियन है ये। द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। प्राइम मिनिस्टर जो थे अभी आपके यूके के, उनकी सास है ये सुधा मूर्ति जी, और अभी राज्यसभा में भी इनको सांसद के तौर पे एक नॉमिनेट किया गया है। तो हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए पुस्तक पूछी जा सके, द सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, ये भी रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ रूमी, महेश दत्त शर्मा जी ने लिखी है। नेहरू इंडियाज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि नेहरू जी के समय का जो इंडिया था वो प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने बताया है। द गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी एंड सांभवी चौधरी ने लिखा है। मोदी जी या गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये तरुण चुघ ने लिखी है। पावर विद इन द लीडरशिप, लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। द नागा स्टोरी के बारे में बात करें तो सुमन वाजपेयी ने लिखी है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर ने लिखी है। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटबाया राजपक्षे ने लिखी है। और एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी जी ने लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अन बट मतलब एन ऑटोबायोग्राफी, जनरल मुकुंद नरवणे साहब ने लिखी है। ये एक इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है क्योंकि इसमें अग्निपथ योजना के बारे में बताया गया था कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना या महत्वाकांक्षी योजना या सेना को बिना बताए इस योजना को लॉन्च किया गया, कुछ इस तरीके की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय, तो ये पुस्तक चर्चा में थी। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया साहब हैं। 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत ने लिखी है। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी ने लिखी है। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मिनहाज मर्चेंट। और नाइफ मेडिटेशन आफ्टर द अटेम्प्ट मर्डर, सलमान रश्दी ने लिखी है। और मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी ने लिखी है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. शेषन साहब ने लिखी है। टी.एन. शेषन साहब जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब मुख्य निर्वाचन भी रह चुके हैं, निर्वाचन, और इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है कि सुधार भी किए थे। तो यहाँ तक हमने देखा पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा लिख पाऊँ आरओ एग्जाम से पहले, और अब मुझे लगता है लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बस कुछ ही दिन बचे, तो जब तक मैं लिखूंगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ऑलरेडी, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई थी। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको जब कराऊंगा तो आप वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है कि जैसे अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं ढूंढते हुए आया था, ये जो नेशनल अवार्ड दिए गए थे, इसमें देखोगे कि ऑलरेडी पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कि जिन 4 लोगों को मिला था उनके नाम। डी गुकेश साहब, ये एग्जाम में पूछा गया। हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी में है। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट जो कि यूपी के निवासी हैं, लखनऊ के। मनु भाकर निशानेबाजी में। तो इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया, तो ये भी प्रश्न आया हुआ था। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे लास्ट में जो स्पोर्ट्स वाले जो प्रश्न थे, जो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, जैसे बहुत सारे खेल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस खेल को हाईलाइट किया था कि इसको पूछने की संभावना रहेगी। कहाँ गया भाई ग्लासगो वाले, कहाँ गया तुम? ये रहा। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में पूछा गया था, ग्लासगो यूके में ऑलरेडी जो है कि। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो यहाँ से आए हुए थे डायरेक्ट भाई मेरे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे, या 1 क्लास लगेगी या 2 क्लास लगेगी, इसमें सारा स्पोर्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए आप कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देखो ये पेड पीडीएफ होती है, जितनी भी हमारी हैंड रिटन पीडीएफ्स होती हैं, तो उसकी जानकारी आपको फिर से मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, नहीं तो फ्रंट पेज पर लिखा हुआ पहले ही पेज पे 8527594636, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लोगे तो मेरी टीम से आप मैसेज के थ्रू अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।